तो अगर आपको ABCD लिखने के बाद EFG लिखने नहीं आता तो इस वीडियो को देखने के बाद ABCD क्या पूरे के पूरे A to Z ही आ जाएंगे। जी हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद कहेंगे क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। कुछ विद्यार्थी का कमेंट आया है कि सर एग्जाम में कोई क्वेश्चन के आंसर नहीं आएंगे तो क्या करेंगे। तो वहीं किसी विद्यार्थी ने रिप्लाई में आपस में बात किया है, उन्होंने कहा है हम तो छोड़ देते हैं, मतलब जो क्वेश्चन के आंसर वो नहीं जानते हैं एग्जाम में तो उसे वो छोड़कर आ जाते हैं। तो वहीं किसी ने कहा हम क्वेश्चन पेपर में से ही उठा के लिख देते हैं, और किसी ने कहा हम उसी क्वेश्चन के चैप्टर से जो याद है उसे लिख देते हैं। मतलब जो क्वेश्चन आंसर एग्जाम में नहीं जानते हैं तो वो क्वेश्चन जिस चैप्टर से पूछा गया है और उस चैप्टर से उसे जो भी याद रहता है क्वेश्चन आंसर उसे वो लिख देते हैं। तो जो विद्यार्थी क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो ऐसे विद्यार्थी बहुत ईमानदार होते हैं और क्वेश्चन के आंसर छोड़कर अपना ईमानदारी दिखाता है। लेकिन मैं बता दूं, एग्जामिनर आपके ईमानदारी को देखकर नहीं बल्कि कॉपी में लिखे आंसर को देखकर नंबर देते हैं। तो जो विद्यार्थी क्वेश्चन के आंसर नहीं जानते हैं तो ऐसे विद्यार्थी क्वेश्चन छोड़कर अपना ईमानदारी दिखाने के चक्कर में या तो फेल कर जाते हैं या तो नंबर कम लाते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन को छोड़ेंगे उस क्वेश्चन का नंबर कुछ भी नहीं मिलेंगे। जिस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं लिखेंगे, छोड़कर ईमानदारी दिखाएंगे तो उस क्वेश्चन का नंबर 0 मिलेंगे, आई मीन कुछ भी नहीं मिलेंगे। और फिर ऐसे विद्यार्थी का ईमानदारी मिट्टी में मिल जाता है, घर में लात जूता खाते हैं, गाँव में बदनामी होते हैं, बिकॉज वो फेल हो चुका होता है या तो नंबर बहुत कम आए होते हैं। तो जो विद्यार्थी एग्जाम में कोई क्वेश्चन के आंसर नहीं जानते हैं और उसे छोड़ देते हैं, तो आज हम इन विद्यार्थी को ऐसा ट्रिक बता देंगे भाई, ऐसा ट्रिक बता देंगे कि एग्जामिनर से फुल मार्क्स हासिल करना मानो दही चूड़ा खाने के बराबर होगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। देखो भाई, आप कितना भी पढ़ने लिखने में टैलेंट क्यों ना हो, आपने सिलेबस भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया, लेकिन एग्जाम में कोई प्रश्न तो ऐसा होगा ही जिसका आंसर आप नहीं जानते होंगे। तो आपको उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है बल्कि मेरे बताए गए ट्रिक को अप्लाई करना है, और फिर एग्जाम के बाद या रिजल्ट के बाद आप मुझे ही याद करेंगे। अब बात करते हैं इन स्टूडेंट की जिन्होंने कहा कि हम क्वेश्चन पेपर से ही उठा के कुछ लिख देते हैं, आई मीन क्वेश्चन रहता कुछ और है, आंसर लिखता कुछ और है। तो अगर आप इस तरह से करते हैं तो एग्जामिनर जी अपना बाल नोचने लगते हैं, आई मीन गुस्सा हो जाते हैं और आपका कॉपी भी फाड़ के फेंक सकते हैं। हालांकि ये अलाउ नहीं रहता है, पर हाँ आपका बने बनाए मार्क्स भी कट सकता है। तो चलिए वो ट्रिक जानते हैं जिससे एग्जामिनर देते हैं फुल मार्क्स। ट्रिक लगाने से पहले जो जो क्वेश्चन का आंसर जानते रहेंगे उनका आंसर शीट में दे देना है। अब जो प्रश्न आई मीन जो क्वेश्चन के आंसर नहीं जानते रहेंगे उनमें ट्रिक लगाना है। अब ट्रिक क्या है समझिए ध्यान से। मान लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं जानते हैं। जी हाँ, विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, सपोज कीजिए एक पल के लिए कि आप नहीं जानते हैं, या फिर आपके सामने जैसा भी क्वेश्चन है मान लीजिए आप नहीं जानते हैं, और आप ये भी नहीं जानते हैं कि दो ऊर्जा स्रोतों का नाम मान लीजिए आप नहीं जानते हैं। एक पल के लिए मान लीजिए कि आप नहीं जानते हैं, हम आपको डेमो सिखा रहे हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसा भी क्यों ना हो सभी में ये ट्रिक काम करेंगे, तो इसलिए हम आपको यहाँ पे डेमो के तौर पे लिए हैं कि मान लीजिए ये क्वेश्चन आप नहीं जानते हैं, विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, सपोज कीजिए आप नहीं जानते हैं, और आप ये भी नहीं जानते हैं कि दो ऊर्जा स्रोतों का नाम मान लीजिए आप नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले विद्युत मोटर के सिद्धांत में ट्रिक लगाते हैं, फिर दो ऊर्जा स्रोतों के नाम में ट्रिक लगाएंगे। इसी वीडियो में आपको हम सब कुछ सिखाएंगे कि आपको करना क्या है। तो ट्रिक लगाने से पहले आपको आंसर शीट में इस तरह से लिख लेना है, जैसे विद्युत मोटर का सिद्धांत वह सिद्धांत है जो इस तरह से आपको इतना लिख लेना है। अब ट्रिक कहता है, ध्यान से समझिए, ट्रिक कहता है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में खोजना है, ऑब्जेक्टिव में ढूंढना है। इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में पूछा है क्या, या इसी क्वेश्चन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव में कुछ पूछा है क्या, आइए हम देखते हैं। तो मैं सभी ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे ध्यान से देख रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से देखिए, 16 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, इस तरह से पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो भी आपको यहाँ पे बताएंगे आपको करना क्या है। तो इस स्टूडेंट ने इसका करेक्ट आंसर जानते हैं, तो यहाँ पे लिखा है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यानी इसका करेक्ट आंसर यही है। तो अगर आप इन ऑप्शन में से सही ऑप्शन जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पर ना लिख देना है, जी हाँ, इस तरह से आपको यहाँ पे लिख देना है।
आप देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस तरह से आपको लिख देना है। और भी अगर आप विद्युत मोटर रिलेटेड कुछ जानते हैं तो उसको भी उठा के यहाँ पे लिख देना है, और लास्ट में यहाँ पे लिख देना है। तो इसे ही विद्युत मोटर का सिद्धांत कहते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप ऑब्जेक्टिव का सही आंसर नहीं जानते तो इन 4 ऑप्शन में से किसी ऑप्शन को उठा के यहाँ पे लिख देना है। अगर इससे रिलेटेड याद है तो वो भी लिख देना है। और हाँ, अगर बाय चांस ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में नहीं मिले तो इस सिचुएशन में ट्रिक नंबर 1 काम नहीं आया, मतलब ट्रिक नंबर 1 फेल कर गया। तो अब आपको ट्रिक नंबर बी लगाना है। ट्रिक नंबर बी कहता है मिलता जुलता रिलेटेड लिखना है। जैसे विद्युत मोटर का सिद्धांत रिलेटेड क्या क्या हो सकता है भाई? हो सकता है विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिख सकते हैं आप, विद्युत मोटर का कार्य लिख सकते हैं आप, विद्युत जनित्र का कार्य लिख सकते हैं आप, या विद्युत मोटर के चैप्टर से जो भी आपको याद है उसे लिख देना है। जी हाँ, विद्युत मोटर क्वेश्चन ये जो है, ये क्वेश्चन जिस चैप्टर से पूछा गया है उस चैप्टर से आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर याद है तो उसे लिख देना है। बिकॉज एग्जामिनर खुद कहता है कि बच्चे के कॉपी में कुछ ना कुछ रिलेटेड लिखी होनी चाहिए जिससे मुझे भी नंबर देने में बने, लेकिन सादा पेज खाली पेज नहीं होनी चाहिए। अब चलिए इस क्वेश्चन में ट्रिक लगाते हैं। मान लीजिए आप 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम नहीं जानते हैं। जी हाँ, 2 ऊर्जा स्रोत के नाम आप नहीं जानते हैं एक पल के लिए, मान लीजिए, ठीक है, हम आपको डेमो सिखा रहे हैं। तो अब आपको ट्रिक लगाना है। ट्रिक कहता है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में ढूंढना है, या इससे रिलेटेड भी मिल जाए तो भी काम बनेगा। आई मीन 2 ऊर्जा स्रोतों का नाम खोजना है ऑब्जेक्टिव में। तो चलिए खोजते हैं। और हाँ, बाय चांस ऑब्जेक्टिव में नहीं मिले तो आपको ट्रिक नंबर बी लगाना है। हम ऑब्जेक्टिव में पहले खोज लेते हैं, देखते हैं ट्रिक नंबर ए यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए 40 नंबर में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा, यानी जो ये 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। तो ध्यान से देखिए, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत, यानी ये जो 4 ऑप्शन है ये चारों ऊर्जा स्रोत ही है। हाँ, ये चारों ऊर्जा स्रोते हैं, तभी तो यहाँ पे कहा है निम्न में से, मतलब नीचे जो दिया गया है इनमें से कौन सा ऊर्जा स्रोत है। तो क्वेश्चन ही बता रहा है कि ये 4 ऑप्शन जो है, ये 4 ऑप्शन ऊर्जा स्रोत ही है। और क्वेश्चन में हमको क्या पूछा गया है कि 2 ऊर्जा स्रोत का नाम लिखे, और यहाँ पे हमको 4 को मिल गया। तो इन 4 में से किसी 2 को उठा के लिख देंगे भाई, काम बन गया। तो हम यहाँ पे भूतापीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा को लिख देते हैं, कुछ इस तरीके से लिख देते हैं। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन पेपर लेते हैं। आपको हम बारीकी से सब कुछ समझा देते हैं, सारे डाउट आपका क्लियर ही कर देते हैं। तो हम ये दूसरा क्वेश्चन पेपर लिए हैं, अब इसमें ट्रिक लगा के आपको सिखाएंगे। तो ये है सोशल साइंस के क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहले आपको वही करना है कि जो प्रश्न का उत्तर जानते हैं उनका आंसर दे देना है। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन के आंसर आप नहीं जानते हैं। जी हाँ, कोई तो ऐसा प्रश्न होगा जिसका आंसर आप नहीं जानते हैं। तो हम मान लेते हैं ये क्वेश्चन के आंसर आप नहीं जानते हैं। तो ट्रिक लगाने से पहले आपको इस तरह से आंसर शीट में लिख लेना है, जैसे असहयोग आंदोलन, प्रथम जन आंदोलन था, इस तरह से आपको लिख देना है। अब ट्रिक कहता है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में खोजना है। इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में पूछा है क्या, या इसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव में पूछा है क्या? तो मैं सभी ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे ध्यान से देख लेता हूँ। आइए मैं देख लेता हूँ। तो मैंने देख लिया, एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा है यार। जी हाँ, एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा है, मतलब ट्रिक नंबर ए फेल कर गया, ये काम नहीं किया। तो इस सिचुएशन में अब आपको ट्रिक नंबर बी लगाना है। ट्रिक नंबर बी कहता है कि मिलता जुलता रिलेटेड लिखना है। जैसे असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था, तो इससे रिलेटेड क्या क्या हो सकता है भाई? हो सकता है सविनय अवज्ञा आंदोलन हो सकता है, लाइक चिपको आंदोलन हो सकता है, बिहार के किसान आंदोलन हो सकता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो सकता है, सूचना अधिकार आंदोलन हो सकता है भाई, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन हो सकता है। आई मीन कोई भी तो आपको आंदोलन याद होगा जी, तो उसको उठा के यहाँ पे लिख देना है। क्योंकि एक एग्जामिनर खुद कहता है कि बच्चे के कॉपी में कुछ ना कुछ रिलेटेड क्वेश्चन रिलेटेड लिखी होनी चाहिए जिससे मुझे भी नंबर देने में बने। अगर आप सादा पेज खाली पेज छोड़कर आएंगे तो एक एग्जामिनर उस क्वेश्चन का नंबर नहीं देंगे, लेकिन वही छोड़ने के बजाय कुछ से कुछ क्वेश्चन रिलेटेड मिला जुला कर लिख देंगे तो एग्जामिनर कुछ ना कुछ नंबर दे देंगे। अच्छा, अब कुछ विद्यार्थी बोलेंगे कि सर अगर मुझे रिलेटेड मिलता जुलता कुछ भी याद नहीं हो तो क्या करेंगे सर जी? देखिए, अगर आपको कुछ भी याद नहीं है तो इस सिचुएशन में आपको ट्रिक नंबर सी को अप्लाई करना है। ट्रिक नंबर सी क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। आपको जो भी प्रश्न का उत्तर आता है, आई मीन जो भी याद है, उसको ना लिख देना है। क्योंकि वैसे भी नहीं लिखेंगे तो सादा पेज खाली पेज छूट जाएंगे और उस क्वेश्चन का नंबर नहीं मिलेंगे। आई मीन नहीं लिखेंगे तो 0 नंबर मिलेंगे उस क्वेश्चन का। तो कहा जाता है 0 से अच्छा 1। तो इससे अच्छा भाई खाली पेज क्यों छोड़ना, जो याद है आपको उसको ही लिख दो भाई। वैसे भी 3 घंटा एग्जाम में बैठे बैठे क्या करना है, 3 घंटा बैठे बैठे क्या करना भाई। तो इससे अच्छा है जो भी आप में नॉलेज है, जो भी आप पढ़ाई किए हैं वही आंसर शीट में लिख दीजिए, ताकि एग्जामिनर को लगे हाँ बच्चे ने पढ़ाई किया है। भले ही
ही इसके पढ़ाई के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, मैच नहीं किया, लेकिन बच्चे ने पढ़ाई करके आया है, तो उससे आपको ना एग्जामिनर कुछ ना कुछ नंबर दे देंगे भाई, क्योंकि एग्जामिनर को लगेंगे हाँ बच्चे ने आंसर शीट पे मेहनत किया है, कॉपी पे लिखा है अपना आंसर, जो जानता था वही लिखा है, तो एग्जामिनर कुछ ना कुछ आपको नंबर दे देंगे। लेकिन सादा पेज खाली पेज छोड़ने से अच्छा है भाई कुछ तो कुछ लिख ही दो। इससे पहले मैं आपके लिए सरस्वती माँ से प्रार्थना करूंगा, हे सरस्वती माँ, आपके इस वीडियो को जो लाइक करे, सब्सक्राइब करे और कमेंट में लिखे जय माँ सरस्वती, उसको ना अच्छे नंबर से पास करा दीजिएगा। सरस्वती माँ आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो भी इस वीडियो को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, कमेंट में लिखे जय माँ सरस्वती मेरा इतना नंबर आ जाए, जय माँ सरस्वती मेरा 400 नंबर आ जाए, जय माँ सरस्वती मेरा 97% आ जाए, जय माँ सरस्वती मेरा 95% आ जाए। इस तरह से जो भी विद्यार्थी लिखे उसको ना अच्छे नंबर से पास करा दीजिएगा, मेरा हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, सरस्वती माँ के इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय माँ सरस्वती मेरा इतना नंबर आ जाए। कोई भी विद्यार्थी भगवान के नाम पर कंजूसी ना करें, इसलिए सभी विद्यार्थी सरस्वती माँ के इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें जय माँ सरस्वती मेरा